अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इसराइल और फलस्तीन जंग को शुरू हुए अभी 2 ही हफ्ते हुए थे कि गाजा में हालत अब किसी जहन्नुम से कम नहीं थी। 9 अक्टूबर को इसराइल ने गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगा दिया था। इसका मतलब खाना, दवाइयों की सप्लाई, पानी की सप्लाई और बिजली तक को कट ऑफ कर दिया था इसराइल ने गाजा के लिए। ऊपर से जो बमबारी हो रही है वो अलग से, और गाजा के अंदर जो मनाजर देखने को मिल रहे हैं वो बहुत दर्दनाक थे। इस फुटेज को देखिए, पूरे के पूरे मोहल्ले जो हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। ये वो बिल्डिंग्स थी गाजा के अंदर जिनको इसराइली एयरफोर्स की तरफ से अटैक किया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक 2800 से भी ज्यादा फलस्तीन के जो सिविलियंस थे वो इस अटैक के अंदर मारे जा चुके हैं, और हजारों की तादाद में उस मलबे के अंदर अभी तक दबे पड़े थे। और बाकी जो जिंदा बचे थे वो स्कूलों और अस्पतालों के अंदर शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 16 अक्टूबर तक यूनाइटेड नेशंस की शेल्टर्स के अंदर भी पानी खत्म होने लग गया था। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA ने 15 अक्टूबर को कहा था कि यहाँ पर हमें एक अनप्रेसिडेंटेड ह्यूमन कैटास्ट्रोफी देखने को मिल रही। महमूद मतार, गाजा के एक हॉस्पिटल में काम करने वाले सर्जन, ने BBC को बताया कि हॉस्पिटल जो है वो कंप्लीटली तौर पर भर चुके हैं पेशेंट से। उसने बताया कि पानी नहीं है, बिजली नहीं है और हमारा नेटवर्क कनेक्शन भी खराब हो गया है और मैं अभी पानी की तलाश में हूँ। गाजा के एक और नसीर हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने बताया कि हमारा फ्यूल भी खत्म होने वाला है। 60 पेशेंट डायलिसिस पर हैं और 35 ICU में हैं जिनको वेंटिलेटर्स की जरूरत है। उसने बताया कि अगर फ्यूल खत्म हो गया तो इनको बचा कर रखना मुमकिन नहीं हो पाएगा। और ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बाकी तमाम हॉस्पिटल में भी गाजा के अंदर यही हाल है। 17 अक्टूबर को हेल्थ ऑफिशियल्स ने बताया था कि इकलौता हॉस्पिटल ऑन्कोलॉजी गाजा के अंदर वो भी 48 घंटों के अंदर शट डाउन हो जाएगा अगर हालात यही चलते रहे तो, और सारे कैंसर पेशेंट्स बिना क्रिटिकल केयर के रह जाएंगे। अगर गाजा के नक्शे पर एक दफा नजर डालें तो ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी जगह है। सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई ये स्ट्रिप न्यूयॉर्क सिटी से कंपेयर करो तो पता चलेगा कि ये कितनी छोटी जगह है। इवन अगर इंडिया के शहर न्यू दिल्ली से इसको कंपेयर करें तो 1/4 साइज है इसका। इतनी छोटी सी जगह पर 23 लाख लोग रहते हैं और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जगहों में से। ये वॉर शुरू होने से पहले भी यहाँ की कंडीशंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। यहाँ रहने वाले लोग कॉन्स्टेंटली इजरायली सर्वेलेंस के अंडर रहते थे और इजराइल की परमिशन के बगैर बाहर ट्रैवल भी नहीं कर सकते थे। यहाँ पर एक और बात मेंशन करना भी बहुत जरूरी है कि 23 लाख की आबादी में तकरीबन 50% बच्चे हैं, और यही वजह है कि इस वॉर के दौरान जितने भी लोग मारे गए हैं उनमें 60% औरतें और बच्चे हैं। लेकिन इतने बुरे हालात गाजा के पहले भी थे कि इसराइल के क्रिटिक्स गाजा को ओपन एयर प्रिजन बुलाते थे, ऐसे मानो कि ये जमीन एक खुली जेल हो। 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर एक आतंकवादी हमला किया था जिसकी वजह से ये वॉर शुरू हुई। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में इसराइल लगातार गाजा पर हमले किए जा रहा है। गाजा पर एक टोटल ब्लॉकेड लगाकर जिसमें न सिर्फ हमास के लोग मारे जा रहे हैं बल्कि पैलेस्टीनियन सिविलियंस भी मारे जा रहे हैं, और अब पूरा गाजा जो है वो एक जहन्नुम बन चुका है। लोगों को कहना है कि इस तरह की कलेक्टिव पनिशमेंट देना गाजा के लोगों को इसराइल जो कर रहा है वो भी किसी दहशतगर्दी से कम नहीं है। ऐसे हालात में आप इमेजिन करके देखो कि अगर आप गाजा के अंदर रहने वाले एक आम इंसान होते तो आपके ऊपर क्या गुजरती। आपके घर में पानी नहीं, बिजली नहीं, इंटरनेट कनेक्शन कट ऑफ, खाना आप कहीं से नहीं ला सकते, और फिर एक दिन अचानक आप आसमान की तरफ देखते हैं कि आसमान से कुछ पैम्फलेट्स टपक रहे हैं और उन पैम्फलेट्स के ऊपर इसराइल की वार्निंग लिखी हुई होती है। उन पैम्फलेट्स के ऊपर लिखा हुआ होता है कि जितने भी लोग नॉर्थ में रह रहे हैं गाजा स्ट्रिप के, वो इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाएं गाजा के। चारों तरफ आप देखते हो कि बमबारी शुरू हो चुकी है और अब आपको एक वार्निंग दी जाती है कि जल्दी से अपना घर खाली करो और गाजा के साउथ में चले जाओ अगर जिंदा बचना है तो। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 11 लाख लोग नॉर्थ में रहते हैं गाजा के। IDF ने सबको वार्निंग दी कि इवैक्यूएट करके साउथ में चले जाओ। नॉर्दर्न गाजा में मौजूद स्कूल्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, किसी को भी आप टारगेट किया जा सकता था। UNRWA ने पॉइंट आउट किया कि बहुत से प्रेग्नेंट औरतें, बच्चे और बूढ़े लोग वो इवैक्यूएट नहीं कर पाएंगे। कहाँ जाएंगे वो लोग। ऊपर से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रांगली कंडेम किया इसराइल के ऑर्डर्स को कि 22 हॉस्पिटल्स हैं नॉर्दर्न गाजा के अंदर और 2000 से ज्यादा उनके अंदर पेशेंट्स हैं, और हॉस्पिटल्स को कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है। ऊपर से इसराइली मिलिट्री ने कहा कि तकरीबन 6 लाख गाजन लोग नॉर्दर्न एरिया से साउथ में चले गए। 5 लाख लोगों ने इवैक्यूएट नहीं किया, लेकिन मान लेते हैं कि आप उन लोगों में से थे जो इवैक्यूएट करके साउथ में चले गए। लेकिन इसका मतलब क्या है कि क्या आप बमबारी से बचोगे। हमें इंस्टेंसेस देखने को मिले सेंट्रल गाजा में की गई एयर स्ट्राइक्स के। People that were killed or injured during Israeli strikes in their homes in Deir al-Balah, which is located in southern Gaza. यहाँ पर कई खानदानों के घर चकनाचूर हो चुके थे, लेकिन सौदर्न गाजा में रहने वाले लोग भी सेव नहीं थे। खान यूनिस गाजा में मौजूद एक शहर में भी मल्टीपल एयर स्ट्राइक्स करे गए। BBC के एक करेस्पॉन्डेंट ने सौदर्न गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक्स को कंफर्म किया था कि रफा क्रॉसिंग के पास एक बिल्डिंग को डैमेज किया गया था। उनके मुताबिक इस क्रॉसिंग के पास तकरीबन 3 दफा हमला किया गया था। ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट है, जरा गौर से देखिए इस जगह को। रफा बॉर्डर क्रॉसिंग, गाजा और इजिप्ट के बीच ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, क्योंकि अगर गाजा के अंदर कोई जगह सेव नहीं है तो ऑब्वियसली लोग गाजा के बाहर जाना चाहेंगे। एक तरफ समंदर है जहां पर जाया नहीं जा सकता और दो तरफ इसराइल का मुल्क है जहां पर ऑब्वियसली नहीं जाया जा सकता। इकलौती जगह जो आपके लिए भागने को बची थी वो साउथ में इजिप्ट का मुल्क था, और एक ही बॉर्डर क्रॉसिंग यहाँ पर मौजूद है।
ये रफा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? बमबारी से बचने के लिए गाजा को छोड़कर भागने की कोशिश करते। हजारों लोगों ने यही कोशिश की कि रफा बॉर्डर पर इकट्ठे हो गए, लेकिन इजिप्ट इस बॉर्डर को खोलने को तैयार नहीं है। इजिप्ट और बाकी अरब मुल्कों का कहना था कि ये चीज बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज उनके मुल्कों में आकर रहने लगे हैं, क्योंकि पैलेस्टीनियंस की अपनी जमीनें हैं, उनकी अपनी जमीन से उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सकता। इस सब के बीच ये वॉर एस्केलेट होने का खतरा भी मंडरा रहा है, क्योंकि इसराइल और लेबनान के बीच भी क्लैशेस देखने को मिले। इसराइल के नॉर्थ में है लेबनान मुल्क, जहां पर हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट करता है। अभी क्या हुआ है कि कुछ अरसा पहले हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच ब्रीफ रॉकेट फायरिंग देखने को मिली है। 16 अक्टूबर को एक एंटी टैंक मिसाइल फायर की गई थी लेबनान से, जो कि एक नॉर्दर्न विलेज में गिरी थी इसराइल के, जिससे 3 लोग घायल हो गए थे। इसराइल ने अपने सिविलियंस को ऑर्डर दिया है कि वो लेबनान के बॉर्डर के करीब वाले इलाकों को इवैक्यूएट कर दें। खतरा यहाँ पर यह है कि हिजबुल्लाह जो है वो हमास से ज्यादा खतरनाक है और ज्यादा पावरफुल है। इनके पास लाखों रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं जो इसराइल में कहीं पर भी फायर की जा सकती हैं। ऊपर से ईरान मुल्क ने भी वार्निंग्स दी हैं इसराइल को कि अगर वो ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करेगा, यानी कि अगर अपनी आर्मी को वो ग्राउंड के ऊपर भेजेगा, तो उनको किसी और तरफ से भी रिस्पांस देखने को मिल सकता है। ये यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स का एक हिस्सा है, यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान। ये बात अभी तक भी एक मिस्ट्री है कि हमास 5000 रॉकेट्स कैसे इकट्ठे कर पाया गाजा के अंदर, और इसराइल को बिल्कुल भी इसके बारे में पता कैसे नहीं चला। इजिप्ट ने ऑलरेडी एक वार्निंग दी थी इसराइल को कि हमला होने वाला है, और बाद में पता चला कि अमेरिका को भी इस हमले के बारे में पता था और उसने भी इसराइल को बताया था कि हमला होने वाला है। मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस की तरफ से एक अपडेट था 28 सितंबर को कि हमास जो है वो अटैक कर सकता है बॉर्डर के अक्रॉस। 6 अक्टूबर को यूएस ऑफिशियल्स ने ये रिपोर्ट सर्कुलेट की थी कि हमास की तरफ से कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज देखने को मिल रही हैं। वाशिंगटन डीसी में मौजूद एक मिडिल ईस्टर्न डिप्लोमेट ने बताया सीएनएन को कि किस तरह उनकी हुकूमत रिपीटेडली वार्न कर रही थी व्हाइट हाउस और यूएस ऑफिशियल्स को कि किस तरह हमास के हथियारों का एक बिल्डअप देखने को मिल रहा है। इन्होंने ये भी बताया था कि हथियार इतने ज्यादा है गाजा में उनके पास कि ये बियॉन्ड एनीबॉडीज इमेजिनेशंस है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या इसराइल की हुकूमत को पहले से ही इस हमले के बारे में पता था, और क्या फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं किया? यहाँ पर एक नजर इसराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स पर भी डालो, क्योंकि पिछले कुछ सालों से इसराइल की पॉलिटिक्स काफी अनस्टेबल रही है। वहां पर कई इलेक्शन हुए और अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उन पर कितने सारे चार्ज लगे हैं, उन पर कितने सारे एलिगेशंस लगाए गए हैं। एलिगेशंस ये हैं कि बड़े बड़े बिलियनियर्स ने इनको पैसे दिए हैं। इन्होंने इसको डिनाई किया है, लेकिन करप्शन ट्रायल्स चल रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ। इसमें केस 1000, केस 2000 और केस 4000 हैं। ये केस अभी तक पेंडिंग हैं और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जुडिशियल में अदला बदली करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस प्रोसेस को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह जजेस की सिलेक्शन होती है। इसराइल की आवाम इस चीज को लेकर सड़क पर आ गई थी और कुछ अरसा पहले इस चीज को देखकर कुछ प्रोटेस्ट भी देखने को मिले थे। यहाँ राहत इंदौरी की वही 2 लाइनें याद आती हैं। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या। क्या कहने हैं सर, वाह 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 वाह। जब से ये सिलेक्शन शुरू हुई है, नेतन्याहू ने इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी जगह को बरकरार रखा है। अगर ये वॉर शुरू ना होती और उनके खिलाफ करप्शन ट्रायल्स चलते रहते, तो क्या उनको प्राइम मिनिस्टर की सीट से नीचे उतरना पड़ता? ये भी एक सवाल है। इसके अलावा नेतन्याहू पर एक और एलिगेशन भी लगाई जा रही हैं कि इन्होंने खुद हमास ग्रुप को बढ़ावा देने की कोशिश की थी पास्ट में। एक तरफ थे दोस्तों इसराइल के बड़े प्राइम मिनिस्टर yitzhak rabin। इन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो जंग हो रही थी उसको खत्म करने की। पीस प्रोसेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था कि किसी कट्टरवादी ने इनको गोली मार। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने क्या किया? ये एक राइट विंग हुकूमत चलाते हैं चेस्ट थम्पिंग अप्रोच का इस्तेमाल करके। इन्होंने उस पूरी सल्तनत को गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक के बीच में डिवाइड किया। जो असली में लेजिटिमेट पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है और पैलेस्टीनियन प्राइम मिनिस्टर है, उनको इग्नोर किया, और हमास जो कि एक दहशतगर्द ग्रुप है उनके साथ इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस करने की कोशिश की इजिप्ट के थ्रू। बाकी आप इस टेलीग्राफ को देखिए, हाउ बेंजामिन नेतन्याहू एम्पावर्ड हमास एंड ब्रोक इसराइल। और ये वाला 18 अक्टूबर का आर्टिकल, ये तो द टाइम्स ऑफ इसराइल की ही खबर है। फॉर years नेतन्याहू propped up हमास, now it's blown up in our faces। इसमें लिखा है कि नेतन्याहू ने कहा था कि हमें ट्रांसफर ऑफ फंड्स करनी चाहिए गाजा में, ताकि एक सेपरेशन बनाई जा सके वेस्ट बैंक में मौजूद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के बीच में और गाजा में मौजूद हमास के बीच में। अगर ये दरार बनी रहेगी तो पैलेस्टीनियन स्टेट कभी नहीं बन पाएगी। इनकी एक कट्टरवादी पॉलिटिकल पार्टी के एक एक्सट्रीम राइट विंग पॉलिटिशियन ने यह स्टेटमेंट कही थी 2015 में कि इसराइल की पॉलिसी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को एक बर्डन की तरह ट्रीट करो और हमास को एक एसेट की तरह ट्रीट करो। इसराइल की हुकूमत ने कतार से आने वाले करोड़ों रुपए के सूटकेसेस को गाजा में एंट्री करने दिया हमास को बेनिफिट पहुंचाने के लिए साल 2018 में। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है ये आपको बहुत ज्यादा शॉकिंग लग रही हो, लेकिन इसराइल के अंदर मौजूद आम अवाम इन बातों के बारे में ऑलरेडी जानती है, क्योंकि थैंकफुली इसराइल का मीडिया अभी तक आजाद है, वो गवर्नमेंट की गोद में नहीं बैठता। और यही वजह है कि लेटेस्ट पोल्स के मुताबिक नेतन्याहू की जो अप्रूवल रेटिंग्स हैं वो बहुत तेजी से गिरती जा रही हैं जब से ये वॉर शुरू हुआ है। एक पोस्ट किया गया था, उसके मुताबिक अब सिर्फ 29% लोग नेतन्याहू को सपोर्ट करते हैं।
یہ ایک آل ٹائم لو ریچ کر چکا ہے۔ اسرائیل میں بھی اب بہت سارے پروٹیسٹ دیکھنے کو مل رہے ہیں ان کی حکومت کے خلاف۔ لوگ اپنے ہاتھوں میں بلیک کارڈز لیے اپنا غصہ نیتن یاہو پر نکال رہے ہیں۔ بیبی یو ہیو بلڈ آن یور ہینڈ، گو ٹو جیل بیبی۔ ایک اور انسیڈنٹ میں غصے سے بھرے ہوئے لوگوں نے اسرائیلی کیبنٹ منسٹر کے اوپر چلایا ہاسپٹل کے باہر، اور منسٹر کو واپس جانا پڑا۔ תלכו, עכשיו זה תורנו, אנחנו עכשיו נשאר פה, אנחנו נעזור, ימין, שמאל, עם מאוחד, בלעדיכם, אתם אחת! اس بندے نے کہا کہ اب ہمارا وقت آ گیا ہے کنٹرول لینے کا، ہمارا یعنی کہ اسرائیلی سویلینز کا۔ اس لیے دوستو ہمیشہ ایک بات یاد رکھو کہ کسی بھی حکومت، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا پھر کسی بھی گروہ کی سائیڈ مت لو، ہمیشہ انسانیت کی سائیڈ لیا کرو، چاہے وہ اسرائیل میں رہنے والے عام لوگ ہوں یا پھر وہ غزہ کے اندر رہنے والے عام لوگ ہوں۔ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگا ہو تو سبسکرائب کے بٹن کو دبائیں ایسے ہی اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے۔